अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 72 स्टार्ट हो गया जी हमारा और आधे बच्चे रह गए हैं अब। लेकिन स्टिल मैं आपको बताऊं, कल FAR 1 की जो अटेंडेंस कल थी ना, उससे बेहतर आपकी कल थी। तो मैंने उनको पता है क्या कहा है, मैंने उनको कहा बेटा आपका कसूर नहीं है। FAR 2 वाले बच्चे हैं ना, वो पहले आई कैप को देख चुके हैं कैफ में, लेकिन आप पहली बार PRC से आए हैं, आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ फंस गए। ये जिस सर्कस में आप फंसे हुए हैं आपको पता नहीं है, इसलिए मैंने कहा आपकी आधी क्लास गायब है। बात देखो ज़रा FAR 2 वालों को, उनका एटीट्यूड देखो। अच्छा, फिर भी जो बच्चे कल नहीं थे शाम में, वो सब क्लास लेके आए, क्योंकि इनको पता है कि हम कहाँ फंसे हुए हैं। और हमने ये जो गले में ढोल डाला है, इसको हमने खुद ही बजा के निकालना है, कोई और हमें यहाँ से निकाल नहीं सकता। लेकिन कैफ 1 वाले बेचारे, 1 वाले ना, पहले पहले अभी शुरू में नए नए, अभी उनको पता नहीं है आई कैप करता क्या है। उनको समझाया भी कि कोविड जब आया था ना, बच्चों को घर बैठ के हमने पढ़ाया था और बच्चों ने घर बैठ के पढ़ा था। पिछली अटैम्प्ट के लेक्चर्स थे वो हम सुन सुन के उनको एडिट करते थे, बीच में से पता नहीं क्या क्या मसले होते थे। लेकिन आई कैप का जो पेपर था वो जैसा होता था वैसा ही था। होता है ना कि वो मैट्रिक वाले जी, वो कोरोना वाली अटैम्प्ट आ गई, कोई ये हो गया, वो आई कैप में कोई नहीं कह सकता कोरोना वाली अटैम्प्ट के तुम पास हुए। उन्होंने तो वो जो स्टैंडर्ड उनका था उन्होंने वही रखा था। आई कैप नहीं माफ़ी देता। ईदें आ गई हैं तो उनको क्या, ईदें 2 आ गई हैं और एक दफ़ा जो है वो मुहर्रम की छुट्टियां आ गई हैं, उनको इससे क्या। 14 अगस्त आ गई है, 14 अगस्त तो बाद में, वो तो आपकी छुट्टियों में। अच्छा जी, होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन था? चलो फिर ज़रा मैं बता दूं, 14, 13 और 16, ये 3 होमवर्क में है। तोड़ के कर लेना, तोड़ के कर लेना, आगे ईद भी आ रही है, एडवांस में कुछ होमवर्क दिया समझो, ठीक है ना। एक कर लेना, मैं आज 15वां कराऊंगा, 16वां आज कर लेना, 13वां 14वां कल कर लेना बहरहाल। 12वां मैंने कल करवा दिया था। 11वें में मसला आया भाई आपको, क्या मसला आया मेरे दोस्त को? लॉन्ग टर्म लोन वाज ग्रांटेड टू स्टूअर्ट। स्टूअर्ट कौन है पहले तो ये दसो? स्टूअर्ट है, सब्सिडरी है जी। पॉन्टिंग और स्टूअर्ट, पॉन्टिंग एक्वायर्ड 80% ऑफ स्टूअर्ट। अब लॉन्ग टर्म लोन वाज गिवन टू एस ऑन यकम जुलाई 14, ईयर एंड है 30 जून 15। बातें ना करें, यकम जुलाई 14 पे हमारा साल एंड शुरू हो रहा है और 30 जून 15 पे हमारा साल एंड हो रहा है। वैसे ही आसान एडजस्टमेंट थी मेरे ख्याल में, बस क्वार्टरली मसला था इसके अंदर। आगे वो कहता है इट इज रीपेबल आफ्टर 10 ईयर्स। अब लोन जो है ये रीपेबल है, लोन रिसीवेबल पेबल तो खुद कैंसिल कर दोगे ना। अब लोन कितना है ये क्वेश्चन है, तो लोन टू स्टूअर्ट नजर आ रहा है जी 2000, यहां पर लोन फ्रॉम पॉन्टिंग भी 2000 है, तो एक तो ये कैंसिल करेंगे आप, आपस का रिसीवेबल पेबल कैंसिल होगा। उसमें कहता है इट कैरीज क्वार्टरली इंटरेस्ट, कैरीज क्वार्टरली इंटरेस्ट एट 20% पर एनम, यानी इंटरेस्ट एनुअल रेट एनुअल होता है, लेकिन इसकी पेमेंट जो है वो क्वार्टरली है। अब आगे पढ़ने से पहले सुनो, क्वार्टर 3 महीने का होता है, पहले क्वार्टर का इंटरेस्ट पहले क्वार्टर के एंड पे भी पे हो सकता है, अगले क्वार्टर के स्टार्ट पे भी हो सकता है, दूसरे क्वार्टर का, तीसरे क्वार्टर का, चौथे क्वार्टर का, ठीक है जी। तो ये दो ऑप्शन हुआ करते हैं, या तो क्वार्टरली या सेमी एनुअली या एनुअल इंटरेस्ट जो है ये उस क्वार्टर के, उस 6 महीने के, उस साल के एंड पे भी पे हो सकता है या अगले पीरियड के पहले दिन भी पे हो सकता है, ठीक है। अब हमारा सवाल कौन सा है, तो कहता है कि जो क्वार्टरली इंटरेस्ट है ये पेएबल इन एरियर है। भाई एडवांस में तो इंटरेस्ट होता ही नहीं है, ये एरियर ही है, ये एरियर है। 3 महीनों का इंटरेस्ट एरियर में तीसरे महीने के एंड पे हो या चौथे महीने के पहले दिन, ये एरियर ही है। तो कोई अगले क्वार्टर का रेंट इंटरेस्ट नहीं पे हो रहा, ओके। अच्छा, तो इट इज पेएबल इन एरियर ऑन फर्स्ट डे आफ्टर द एंड ऑफ, इसका मतलब ये वाला काम हमारा ये वाला काम हमारा नहीं था, ठीक है। सारा ही गया, बात समझ आ गई होगी आपको। अब इसमें हमें मसला किससे होगा, पूरी कहानी को नहीं कर रहा मैं, पूरी कहानी को नहीं कर रहा, हमें मसला किससे है, जो हमारा आखिरी क्वार्टर है। देखो ना, ये इंटरेस्ट पे हो गया, ये इंटरेस्ट इस पीरियड का यहाँ पे हो गया, ये इंटरेस्ट इस पीरियड का यहाँ पे हो गया, ये जो इंटरेस्ट है ये अगले पीरियड में पे होना है, तो इस पीरियड के एंड पे ये पेएबल एक ही किताबों में, रिसीवेबल दूसरे ही किताबों में। तो मैंने कहा था कोई नहीं, वो सारी लंबी कहानी कर ली, वर्किंग कर ली, अब यहाँ पे तो सिर्फ 2000 का लोन है, इंटू 20% इंटरेस्ट रेट एनुअल है, इंटू 3/12 करें,
100, ये 100 रुपए की एंट्री आपने करनी थी रिसीवेबल क्रेडिट और पेएबल डेबिट। इंटरेस्ट रिसीवेबल इंटरेस्ट पेएबल है ये लायबिलिटीज और एसेट्स में से। तो 2000 का लोन तो खुद माइनस होना ही था दोनों जगह से, वो तो लोन ही था अलग से। ये करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स में से ये 100 रुपया भी होना था। ये एडजस्टमेंट थी। और भी कोई मसला आया इस सवाल में? क्या मसला क्या आया था वैसे इसमें? किस तरह पता नहीं था? तो फिर किस तरह पता था तुम्हें? अच्छा यार, इसी तरह से ये सवाल है। अब मैंने 12वां करवाया था ना, अब 12वें की वो जो डिविडेंड वाली एडजस्टमेंट है, एक बस 13वें में वो एडजस्टमेंट है, नई चीज़। ये 12वां मैंने किया था, ये 5 सवाल किए हमने कल। हाँ, मैंने कहा बता दूं। तो ये 12वें का जो, तो आप पहले कल वाला लेक्चर लीजिएगा फिर होमवर्क कीजिएगा। ये देखें जी, पुत्र शुतर सवाल था, पुत्र शुतर। इसमें ये शुतर डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड बोथ हैव नॉट रिकॉर्डेड, ये पहले वाला सवाल है गालिबन हमारा कल 12A है ना, बोथ हैव नॉट रिकॉर्डेड। उसके अलावा बाकी क्या है? एक्विजिशन रेट पे फेयर वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी की, तो ये रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट है। उसके बाद पुत्र के पेएबल में पड़ा है 3600 इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, शुतर के रिसीवेबल में पड़ा है 6700, तो ये वही वाली एडजस्टमेंट है। गुड्स इन ट्रांजिट हैं बेसिकली, ये बताएगा वो आपको, ठीक है, कि गुड्स 2 days बिफोर ईयर एंड सेंड, अच्छा नहीं कैश इन ट्रांजिट है। क्या है? कैश इन ट्रांजिट। तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा इसमें। गुडविल इंपेयर हो गई है, गुडविल चूंकि एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेसिस पे है तो गुडविल पार्शियल है, तो ये सारी इंपेयरमेंट किसको जाएगी? ये सारी बातें हमने सीखी हुई हैं, ये पास पेपर के लेवल पे आप ऑपरेट कर रहे हैं। बैलेंस शीट का सवाल सिर्फ देखें तो यही मेरी बस कोशिश है आज में और कल में। जो कल हमने बात शुरू की थी ना एंड पे, कि हमने सऊदी किंग को कहा था कि यार तुम हमसे कुछ कैश ले लो, कुछ हमारे शेयर्स ले लो, और भी बहुत कुछ देंगे। ये जो आज हम सवाल के अंदर देखेंगे ना इसको, इन्वेस्टमेंट की गड़बड़ को, आज के बाद 90% क्वेश्चंस में आपको वो नजर आएगी। इसलिए मैंने कहा था कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तशरीफ रखें जी, ज़रा दोबारा ज़रा ज़ियारत कराएं वो बच्चे जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली हुई, ऑनलाइन भी नहीं ली हुई। आपने तो बता दिया, उसके अलावा कोई है? अच्छा, यकीन मानो पूरी क्लास में एक आप ही हैं। आई एम फीलिंग वेरी सैड फॉर यू। नहीं कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छा बच्चा इंशाल्लाह कवर अप कर लेगा। अच्छा जी, और जी शुतर ने पुत्र को एक प्लांट बेचा है। इंशाल्लाह ये कोई ऐसी एडजस्टमेंट नहीं जो हमने ना की हुई हो। तो ये अब इसके मार्क्स लगा लेते हैं, आपको ज़रा थोड़ा सा तंग करने के लिए मैं 10 नंबर इसके लगा रहा हूँ। हालांकि ज़्यादा नंबर का सवाल है, लेकिन 10 नंबर का मतलब 15 मिनट में, 16 में भी नहीं, 15 मिनट में आपने करना है। और इंशाल्लाह आप कर लेंगे, की हुई एडजस्टमेंट्स हैं, हिम्मत तो कर सकते हो, ठीक है, सही है। उसके बाद ये सवाली है, छोटी सी सवाली। ये सवाली के आपको मैं देता हूँ 6 नंबर। तो ये टोटल 25 मिनट आपका टारगेट होगा ये 2 सवाल करने का। बहुत हद करो तो आधे घंटे में। आज ना करना, कल कर लेना। आज बेशक ना करना, कल कर लेना, कर जरूर लेना ये, क्योंकि आज का होमवर्क तो 16वां होगा, 15वां मैं करवाने लगूँ, ठीक है। आ जाए 15वें सवाल पे। एक अच्छा सवाल, ज़बरदस्त सवाल। लेकिन उससे पहले वो कहाँ पे हमने बात की थी यार, ये अच्छा जी, हमने ये बात की थी कि हम सऊदी किंग से जब यूफोन खरीदने गए थे तो सऊदी किंग ने हमें शेयर्स दिए थे, ठीक है, यूफोन के शेयर्स दिए थे, बदले में हमने उसे कैश दिया था। लेकिन कल कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि हमारे पास कैश इतना नहीं था और हम किसी भी तरह से सब्सिडरी को खरीदना चाह रहे थे, तो हमने उसे कहा था यार कुछ कैश ले लो और कुछ हमारे शेयर्स ले लो। तो इस कैलकुलेशन को हमने जो कल सीखा था, ये जरा मैं क्विकली रिवाइज कर रहा हूँ आपके लिए स्पेशल और बाकी सब के लिए भी कम स्पेशल। हमने पी के शेयर्स इशू किए एस के शेयर्स खरीदने के लिए, ठीक है। अब देखो इस कैश की एंट्री क्या होती है, ये जो कैश पे किया, इस कैश की एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस डेबिट कैश क्रेडिट। और जब हमने अपने शेयर्स इशू किए तो शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो गया, बदले में कैश नहीं आया, बदले में शेयर्स आए थे। हमने ये कहा था ना ऐसे कि हमने से कहा था कि इधर से तुम 5 शेयर्स यूफोन के फेंको, अभी भी हम यहां से 2 शेयर्स पीटीसीएल के फेंकेंगे, हमारा शेयर महंगा होगा, ठीक है। बहरहाल तो अब जो हमने ये 2 शेयर्स इशू किए, ये शेयर कैपिटल क्रेडिट, और अगर प्रीमियम पे इशू किए, उस दिन मार्केट प्राइस ज्यादा थी, प्रीमियम पे इशू किए होंगे तो शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट, लेकिन बदले में कैश नहीं आ रहा,
बदले में सब्सिडरी के शेयर्स आ रहे हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस डेबिट, और हमारा शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट। और तीसरी बात जो मैंने कल की थी वो ये की थी, अगर कोई आपने लॉयर को फी वगैरह पे की है तो ये एक्सपेंस में डालनी है। ठीक है, ये बात, इतनी सी बात आपको समझ आ रही है तो अच्छी बात है, काम चलेगा। कहेगा तो मतलब कल है तुसी वेलियां मारियां ने, वेलियां नहीं मारी। अच्छा, अब अगली बात, ये मैंने कैलकुलेशन भी आपको सिखाई थी। मैंने आपको कहा था कि मिसाल के तौर पे सवाल इस तरह से आएगा, आज का सवाल है इस तरह से है, इसलिए मैं पहले ये रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह सवाल आएगा, वो कह रहा है जी शेयर कैपिटल एस का है 400 मिलियन रुपए, हर शेयर 10 रुपए का है। पी ने 70% शेयर्स एस के खरीदे हैं, लेकिन कैश कुछ कोई नहीं पे किया, अपने 2 शेयर्स इशू कर दिए हर 5 के बदले में। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को आपने ज़हन में रखना है, ये कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन हमने सीखनी है, ये आपको। और ये जो एडजस्टमेंट है बेटा, ये मैं आपको अर्ज कर दूं, अब से ऑनवर्ड्स तकरीबन आपको 90% क्वेश्चंस में ये मिलेगी। आई कैप के रिसेंट जितने भी सवाल हैं, ये इन्वेस्टमेंट वाला मसला उसमें लाजमी आता है। ठीक है, उसमें सबसे बुनियादी चीज़ हमने कल सीख ली थी कि हमने अपने शेयर्स दिए थे, अब हम अपने डिबेंचर्स भी देंगे। हम उसको कहेंगे कि कुछ पैसे 2 साल बाद ले लेना, हम बिल्डिंग ले लो, कपड़े बस छोड़ देंगे अपने, बाकी सब कुछ ही दे देंगे उसको, और सब्सिडरी के शेयर्स जो है वो लेके आएंगे हम। ये मामला है असल में। ठीक है, अब पी ने, सबसे पहले देखना होगा पी ने एस के कितने शेयर्स बाय किए, तो हमने कहा जी पी का 400 मिलियन का शेयर कैपिटल डिवाइड बाय 10, मतलब 40 मिलियन शेयर्स थे, जिसमें से एस के 40 मिलियन शेयर्स में से पी ने कितने बाय किए, 70%, यानी 28 मिलियन। अब इस 28 मिलियन शेयर्स के बदले उसने कैश नहीं दिया बल्कि अपने शेयर्स दिए, तो पी विल इशू इट्स ओन शेयर्स। तो 28 मिलियन को डिवाइड किया था, एस के जितने शेयर्स आए मल्टीप्लाई किया था पी के जितने शेयर्स गए। वैसे ये यूनिटरी मेथड है, लेकिन मैंने आपको यूनिटरी मेथड भी करा दूंगा आज वाले सवाल में, लेकिन मैंने आपको याद करने के लिए क्या कहा था, मैंने कहा था कि पेरेंट्स हमेशा ऊपर ही रहते हैं, सब्सिडरी कभी पेरेंट्स जो मर्जी कर ले ऊपर नहीं हो सकती। तो आपने इस 28 मिलियन जो निकाला है इसको डिवाइड करना है, जितने शेयर्स एस के आए और मल्टीप्लाई करना है। तो हमेशा पी को ऊपर एस को नीचे रखना है, पी को ऊपर एस को नीचे रखना है। ठीक है, पेरेंट हमेशा, अब्बा जी हमेशा इनसे ऊपर ही रहेंगे, जितने मर्जी टार्जन बन जाए। ठीक है ना, ये पुत्र से पुत्र ही रहना है ना। ठीक है, तो पेरेंट और सब्सिडरी डन। तो अब 28 डिवाइड बाय 5 शेयर्स, 5 शेयर्स, इशारा उधर है ना, मैं भी कहूं, मैं परेशान हो गया जी। ठीक है, सॉरी जी, 5 शेयर्स सब्सिडरी से आते हैं, तो 2 शेयर्स, 5 शेयर्स सऊदी किंग फेंकता है हमारी तरफ, सब्सिडरी जो बनने जा रही है हमारी यूफोन के, 5 शेयर्स ये फेंकता है और हम यहां से पीटीसीएल को उसको 2 शेयर्स दे देते हैं। ठीक है, अब 28/5 × 2, मतलब हमने पीटीसीएल ने कितने शेयर्स नए इश्यू करने हैं अपने, 11.2। अब इस दिन सवाल बताएगा हमारे एक शेयर की मार्केट प्राइस कितनी थी, जो हम ये नए शेयर इशू करके उसको दे रहे हैं, मार्केट प्राइस पर ही दे रहे होते हैं ना। ठीक है, तो 11.2 मिलियन शेयर्स है, और वो क्या सवाल कह रहा है, फेयर वैल्यू ऑफ पी शेयर्स इज ऑन दिस डेट 17 रुपए। तो इसका मतलब तीसरी चीज क्या होगी, हमने 11.2 मिलियन शेयर्स इशू किए, जिसमें 10 रुपए फेस वैल्यू और बाकी 7 रुपए प्रीमियम, लेकिन इसके बदले कैश नहीं आया, सब्सिडरी के शेयर्स आ गए, यूफोन के शेयर्स आ गए। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट और शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट। कैश कहां दिया हमने, इस सवाल में कैश नहीं ना दिया था, इस सवाल में दिया था तो मैंने एंट्री की थी ना। मेरा सवाल है ना भाई, मेरी एग्जांपल थी, तो मैंने इस एग्जांपल में मैंने कहा था पीटीसीएल परचेज सब्सिडरी बाय मेकिंग फॉलोइंग पेमेंट्स टू ओल्ड ओनर्स ऑफ सब्सिडरी, कैश ऑफ 30 मिलियन, 7 लाख शेयर्स ऑफ अपने विद फेयर वैल्यू ऑफ दिस एंड फेस वैल्यू ऑफ दिस, और लॉयर को पैसे दिए थे। ये सवाल खत्म हो गया। इसके अंदर आपको ये कैश की एंट्री भी नजर आ रही है और शेयर्स वाली भी आ रही है। ठीक है, ये सवाल अगला सवाल था, ये डिफरेंट सवाल है। इसमें हमने क्या कहा था कि पी ने 70% ऑफ शेयर्स बाय किए एस के बाय इशूइंग 2 ओन शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स, फेयर वैल्यू इज 17। अब यहां पे कहां लिखा हुआ कैश दिया है नहीं ना, हो गया कर, मत छेड़ा करो तुम उसको। आगे आ जाओ तुम, पीछे नजर नहीं आ रहे आज मुझे, सारे बच्चे हाइब्रिड वाले भी इधर आए, इसको भी आगे भेज दो यार, ये नजर नहीं आ रहा मुझे, आगे भेज दो, ये फिर मोबाइल यूज करेगा वरना। नहीं बेटा, सवाल की वजह से नहीं बुलाया उसको, सवाल उसका अच्छा था। देखो असल में ये कोई भी बच्चा ऐसे सोच के बैठा हो, पहला दिन होता है ना यार, कैश नहीं आ रहा, कब क्या, इसमें था नहीं, ये मेरी एग्जांपल है। ठीक है, दोनों चीजें नहीं थी। चलें जी, अब आ जाएं। अब भाई माजरत के साथ आप डिविडेंड वाली एडजस्टमेंट में गुजारा करना पड़ेगा, वो आपको सीखने के लिए कल वाला लेक्चर लेना ही पड़ेगा, बाकी तो दूसरा काम हमने देख ही लिया।
दोबारा से बच्चे कुछ और बढ़े हैं, कोई ऐसा बच्चा बैठा हो जिसने कल वाला लेक्चर ना लिया हो? इसे लिया हुआ है? कोई भी नहीं है? माशाल्लाह। 15वां सवाल ओपन करें जी, सवाल नंबर 60, हमारा आज का सवाल। जी बच्चों, रिक्वायरमेंट पेज 60 है। रिक्वायरमेंट, अब चुप रहना है, अब सवाल है हैवी आज, ठीक है ना? अब हम पहुंच गए हैं पास पेपर के लेवल पे, इंसान बन जाओ। प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर 16 इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS। तो 31 दिसंबर 16 पर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। PPE है, इन्वेस्टमेंट इन एस है, करंट एसेट्स हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, करंट लाइबिलिटीज। P acquired 60% शेयर्स ऑफ S ऑन यकम जनवरी अगेंस्ट फॉलोइंग कंसीडरेशंस। ये अब आज के बाद आपको हमारे सवालों में ना भी नजर आया ना, आगे कुछ और चीज़ सिखाते बंदा, एक दो सवालों में ये करेगा, उसके बाद फिर शायद बस कर दें, लेकिन आप ICAP के रिसेंट अटैम्प्ट के सवाल उठा लो। अभी एसोसिएट वाला चैप्टर मेरे पास नहीं है इस वक्त फौरन दिखाने के लिए, ठीक है? तो जब आप उस पर जाएंगे, वैसे आप अगर देखें घर जाके तो एसोसिएट इससे अगला चैप्टर है, वो एसोसिएट अलग नहीं है। बेसिकली एसोसिएट जब पढ़ लेंगे तो अब सवाल जो आते हैं उसमें हमारी सब्सिडरी प्लस एसोसिएट इकट्ठी आती है, वहाँ तक 18 नंबर का सवाल आता है, उसमें आप हर सवाल के अंदर देखेंगे ये वाला मामला आपको नजर आएगा ही आएगा। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसके ऊपर हम आज का दिन भी लगाएंगे, ये सवाल में तो करेंगे ही, इसके बाद फिर हम अलग से इसको थोड़ा सा टाइम देंगे। कल हमने शेयर्स इशू किए थे ना, आज हम अब उसको कहेंगे कि यार फिर कभी, बल्कि हाँ नहीं इसमें नहीं, ठीक है, उस पर हम फिर ये कहेंगे यार आज हमें शेयर्स दे दो, कुछ हमसे कैश ले लो, कुछ हमसे शेयर्स ले लो, और कुछ हमसे कैश फिर कभी ले लेना 2 साल 3 साल बाद। ये वाली लड़ाई आज करेंगे, और फिर कल जब आप लोग घरों को जा रहे होंगे इंशाल्लाह उस दिन मैं बाकी चीज़ें भी देख लूँगा। हम डिबेंचर्स इशू करेंगे, हम शेयर्स इशू करने का वादा कर लेंगे, ये सारी बातें हमने सीख लेनी है, और ये सारी बातें आपको तकरीबन हर सवाल में नज़र आएंगी, ठीक है? चलें जी, बहरहाल यहाँ पर वही वाला मसला है जो भी हमने किया है, ओके, सही है। और उसके बाद NCI को फेयर वैल्यू पर करते हैं जी, फिर नेट प्रॉफिट कंपनी से गिवन है, फिर एस पेड इंटरिम डिविडेंड, लो जी पेड डिविडेंड भी आ गया, डिविडेंड भी आ गया, डिविडेंड कल पढ़ा था जो। फिर उसके बाद ये वही वाला काम है जो आपने पहले किया हुआ है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। कहा था आपको कि इन्वेंट्रीज डेटर सब चीज़ों को फेयर वैल्यू पे लाते हैं, आज वो ला रहे हैं। उसके बाद एक नई एडजस्टमेंट है, ये नई नहीं है, बिल्कुल आसान सी एडजस्टमेंट है, बस इसका नाम नूम नया है, मैं बता दूंगा इंशाल्लाह हो जाएगा। बहरहाल ये एक अच्छा सवाल, अब एग्ज़ाम लेवल का सवाल हमारे सामने है, तो शुरू करते हैं अपना काम, अपनी मामूल की कार्रवाई। फिर वही बात, पहले सारा काम वही करना है, ठीक है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चीज़ें जो हैं, 15 फिगर्स जो हैं, ये पहुँचाएँ पहले। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे हम पहुँच गए हैं, पेज नंबर 60 पे। पी ग्रुप, बातें ना करो भाई। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 16। अच्छा, पहले मैं अकाउंट्स खोल ही लेता हूँ। वर्किंग नंबर, अच्छा भाई इधर देखिएगा ज़रा प्लीज़, एक दफ़ा प्लीज़ ज़रा तवज्जो कीजिएगा। ये हमारी वर्किंग नंबर 1 है एट एडजस्टमेंट अकाउंट, और इधर देखें जी, आज एक नई वर्किंग इधर बीच में घुस रही है, नई नहीं मतलब 1.1। मैं आपसे अर्ज कर दूं ये 1.1, मैंने आपसे जैसे कहा ना कि 90% क्वेश्चंस में अब ICAP के आपको मिलेगा, ये काम करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट इन एस जो है उसमें मसले होंगे, वो हम यहाँ पे निकाला करते हैं, ठीक है? तो वर्किंग नंबर 1 में हम इन्वेस्टमेंट को सही करेंगे, सेट करेंगे इसको, ठीक है? उसके बाद अपनी पुरानी वर्किंग आ जाएगी, वर्किंग नंबर 2 एस रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाएगी नज़र यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ पे अगर थोड़ी सी कोई एडजस्टमेंट भी मुझे को ख़ास तो नज़र नहीं आई, उम्मीद तो आ जाना चाहिए, फिर वरना मिटा दूंगा, ऊपर ले जाऊंगा जी। वर्किंग नंबर 2 SRE, उसके बाद वर्किंग नंबर 3 CRE,
कौन बोल रहा है? मुझे शक्ल दिमाग में आ रही है लेकिन अभी तस्वीर में पकड़ नहीं आ रही। ना बोलो जी। उसके बाद वर्किंग नंबर 4 एनसी, फिर वही आई, एनसी आए, एनसी आए क्या आए जी। और उसके बाद ज़रूरत के मुताबिक वर्किंग्स करते जाएंगे। ठीक है जी। आज थोड़ी सी जगह बच गई है, माजरत नहीं बल्कि अच्छी बात है, यहाँ पे कोई वर्किंग शर्किंग कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, शुरू करें जी काम जी। पीपीई 3042 प्लस 1190, पीपीई जी जरा दोबारा बोलिएगा, प्लस 1190। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन एस 350, इसमें कुछ मसले मसाइल हैं, आज इसको इधर लेके आए। तो इन्वेस्टमेंट एज पर क्वेश्चन कितनी है जी? 350 जी, सीधा सीधा दिया हुआ है, अभी आपको नजर आएगा ये जलेबी जैसा सीधा सीधा दिया हुआ है। नेक्स्ट, करंट एसेट्स हैं 2068 प्लस 780, तो गुडविल की जगह छोड़ दें और करंट एसेट्स जी कितना? 68 प्लस 780। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल पेरेंट का 980, सब्सिडरी का 500। लेकिन आज एक बड़ी ताज़ा खबर, शेयर कैपिटल जो पेरेंट का है आज वो भी ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों? अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा इंशाल्लाह। पहला सवाल है ना जी, कितना? 980 है, थोड़ा सा नीचे ले आया। शेयर कैपिटल 980 ब्रैकेट में, पता नहीं क्यों, और सब्सिडरी का शेयर कैपिटल 500। लो नेक्स्ट, शेयर प्रीमियम 730 पेरेंट का ब्रैकेट में और सब्सिडरी का अपनी जगह पे। ब्रैकेट मतलब कोई एडजस्टमेंट है शायद इसमें आज। शेयर प्रीमियम, सर ये हमें कैसे पता लगा करेगा? वो भी जिंदगी का पहला सवाल अभी कर रहे हो। हर सवाल में जब ये काम होगा, सवाल तो सारा पढ़ के करना होता है ना, तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें पता लगने लग जाएंगी आपको। फिलहाल तो जरा मैं करा रहा हूँ, पहला सवाल ऐसे ही कर लो जी। 730 और सब्सिडरी का शेयर प्रीमियम 15। नेक्स्ट है जी रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स वर्किंग 3 और वर्किंग 2, 3150। क्लोजिंग वाली होती है ना ये, 3150 और कितनी जी? 210, 210। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 200 प्लस 72, तो यहाँ पे सीआरई की जगह छोड़ दें, एनसीआई की जगह छोड़ दें, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गई 200 प्लस 72, 200 प्लस 72। और उसके बाद जी करंट लायबिलिटीज कितनी है जी? 400 प्लस 11, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जी जी क्लोजिंग आएगा, सॉरी। अच्छा, चलें शुरू करें काम। अब काम शुरू करें, ये तो काम अब है ही नहीं ना, हालांकि इसके भी नंबर होते हैं। ठीक है जी। P acquired 60% shares of S on यकम जनवरी 16। अच्छा वैसे बनते कितने हैं? P एक्वायर कर कितने गया? 50 मिलियन शेयर्स है ना, उस पर 60% कितना बनता है? ऐसी मैंने कहा कहीं जरूरत पड़ गई तो 30 मिलियन। चलो, P acquired 60% शेयर्स ऑफ S ऑन यकम जनवरी 16, यानी इस साल के पहले दिन। हम 31 दिसंबर 16 पे खड़े हैं, कंसोलिडेशन कर रहे हैं, और इस साल का पहला दिन था यकम जनवरी 16। इस दिन हमने एस को एक्वायर किया। यार आप लोगों का टर्न आउट देख के दिल बड़ा राजी है, खुश है।
और आप देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आज, जितनी कंसल्टेशन अब तक की आज सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप ऑलमोस्ट 70-80% अटेंडेंस शो कर गए हैं। इट्स अमेजिंग, माशाल्लाह। चाय पी लो या दुआ ले लो। ओह, मैं नहीं पिलाऊंगा कभी भी, मैं दुआ ही दूंगा। इसमें तो मैं, मेरे मुंह से गलत बात निकल गई, लेकिन एक ही गल करती तुसी यार। नहीं नहीं नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा चाय। अच्छा जी सुने बेटा, बेटा चाय पी लेना, मैं पढ़ा लूँ, ठीक है। अच्छा जी, P acquired 60% of S against following considerations, cash payment of 350 million। अच्छा, ये 350 million कैश पेमेंट, विच इंक्लूड्स कंसल्टेंसी चार्जेस ऑफ 40 million। हाँ, इसका क्या करें, सही तो है। कल पढ़ाया आपको, लीगल चार्जेस, कंसल्टेंसी चार्जेस, ये जो भी आपके खर्चे हैं, आपको मैं बताऊं, आपका एक हैंड रिटन पेज है, हैंड रिटन पेज है आपका एक, मेरा भी है, मैं भी ढूंढता हूं। पेज नंबर गालिबन 10 है ये। इसको अगर आप देखो, पहले तो पेज नंबर 10 पे आके ना ये काट दो, ये P और S पता नहीं कहाँ से आ गए। अच्छा, ये कल मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक है। अब इसके अंदर जो बात आपने याद रखनी है वो ये रखनी है, ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन बाइंग सब्सिडरी शेयर्स, फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल फ़ी, लीगल चार्जेस। तो कॉस्ट पेड टू सऊदी किंग की एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, सही है। और लीगल एंड कंसल्टेंसी फ़ी पेड की एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। तो अब भाई होना तो चाहिए था एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन खैर से हो क्या गया, बोलो जी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट कैसे डेबिट होगी, ये किसने बताया है, वो ये कह रहा है ना, विच इंक्लूड्स 40 मिलियन, 350 की कैश पेमेंट है जिसमें 40 भी है, लेकिन ये 40 कंसल्टेंसी चार्जेस की मद में है। अब भाई मसला आ गया, बोलो कितना, 40 रुपए का जो खर्चा है, ये खर्चा आपका ये इन्वेस्टमेंट में नहीं होना चाहिए, इसको इन्वेस्टमेंट से निकाल लो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से निकाल कर फेंकोगे कहां पर, रिटेन्ड अर्निंग्स किसकी काम करेंगे, जिसको खर्चा पड़ा, ठीक है। चलो तो 40 मिलियन की एंट्री करते हैं, करेक्टिंग एंट्री होने लगी। अब क्या होने लगी है जी, उसने सारे की सारे 40 को इसमें डाला हुआ है, हमने कहा इसको यहां से निकालो, कितना, 40 को यहां से निकालो। आगे भी कुछ है, एंड लीगल, ओहो ये भी है, हो भाई इधर तुम भी इधर आओ, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो। ये कंसल्टेंसी प्लस लीगल, मतलब टोटल 50 में मसला है, 40 में नहीं है, माजरत 50 कर लेते हैं, ठीक है। पूरे का पूरा 50 सही नहीं है, ये पूरे का पूरा 50 एक्सपेंस आउट होना चाहिए था, और वो कह रहा है इस पेमेंट में इंक्लूड। अच्छा, पेमेंट में इंक्लूड होने का मसला नहीं है, मसला यह है कि उसने इस सारे को इन्वेस्टमेंट इन एस में डेबिट कर दिया। कैसे पता लगा, नजर आ रहा है 350, वो कह रहा है ये 350 में शामिल है, ये 50 भी, हम कह रहे हैं नहीं होना चाहिए था, 300 इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए था, 50 एक्सपेंस में जाना चाहिए था। तो अब क्या करें, इस 50 को यहां से क्या कर दें, निकाल दें। तो ये 50 क्या हो गया जी, इन्वेस्टमेंट से क्रेडिट, और इसको क्या कह रहे हैं हम भाईजान, इसको एक्सपेंस में डालना था, आपने इसको इन्वेस्टमेंट में डाल दिया है, तो इसको इन्वेस्टमेंट में से निकालें, इन्वेस्टमेंट में से निकालें, एक्सपेंस में डाल दें, ठीक है। अब ये वाला एक्सपेंस जो है, ये एक्सपेंस हम चूंकि पांडे सारे डिगन लग गए ना, हाँ, ये एक्सपेंस जो है बेटा, ये P&L तो है नहीं, तो इसको हमने RE में डालना है। लेकिन अब किसकी RE में डालना है भाई, जिसको ये खर्चा पड़ा है। कौन एक्वायर करने गया था, पेरेंट एक्वायर करने गया था, तो ये वकील को पैसे शैसे किसने दिए हैं, तो ये CRE में डेबिट, और इन्वेस्टमेंट में गलत डेबिट हुआ पड़ा है, उसको वहां से निकाल दें, इन्वेस्टमेंट से क्रेडिट। लो जी, तो ये मसले आपको आज से ऑनवर्ड्स तकरीबन 90% सवालों के अंदर ये मसले आपको मिलेंगे। थोड़ा ऊपर कर दो यार, 2 एंट्रीज 3 एंट्रीज और हैं। तो इसकी एंट्री मैंने क्या की, CRE डेबिट, यानी एक्सपेंस को डेबिट करो, और इन्वेस्टमेंट इन S वाली फिगर को क्रेडिट करो, ठीक है जी। लो जी, ये एंट्री हमने 50 की कर दी,
लेकिन ये आपने इधर किया, अभी ये एंट्री इधर भी पोस्ट करें, डबल एंट्री पोस्ट करनी है ना, ठीक है। ये क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, और ये CRE में डेबिट। डन हो गया। यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, एक्सपेंस लिख दो बस, काफी है। यहाँ पे भी एक्सपेंस लिख लो जी। 350 में से 300 को यही होना चाहिए, लेकिन जो 50 इसमें ज्यादा पड़ गया है वो यहां से निकाल के एक्सपेंस बनाना है, तो ये हमने यहां से निकाल लिया क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, और यहां पे फेंक दिया एक्सपेंस। अब एक्सपेंस कहां डालें, P&L तो है नहीं, तो हमने CRE में डाल दिया। नेक्स्ट आगे कहता है, ओ कैश पेमेंट तो की थी 350 की, जिसमें से 50 हमने बाहर निकाल दिया और बाकी 300 वहीं पड़ा रहेगा ना। बोलो, उसके बाद भी कुछ है। इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि हमने ये कैश दिया है इनको, ठीक है, ये कैश दिया, कितना 300। ये क्या है जी, ये कैश दिया हबीबी को, हमने ये कैश दे दिया। अब 300 पड़ा हुआ है ना, बस ये 300 उठाकर तो लिखेंगे तो ये कैश दिया आ गया ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना मसला नहीं है, वो जरा करीब करके लिख लें थोड़ा सा और। बार एंट्री वही आपको, इससे क्या, मैं जरा सेटिंग बना रहा हूँ कि आपको जरा तस्वीर में कोई चीज़ मिटानी ना पड़े बस जी। इन्वेस्टमेंट इन एस, ये एंट्री करके हमने सही कर लिया कैश को। जो कैश होना चाहिए इन्वेस्टमेंट में, जो कैश किसको दिया, SK को दिया, किसको, SK को, सऊदी किंग को, वो है इन्वेस्टमेंट इन एस। और जो कैश वकील शकील को दिया, मोबाइल वाले भाई, जो कैश वकील शकील को दिया, हाँ हाँ कैलकुलेटर भी तुमने रखा हुआ था साइड पे, जो कैश वकील को दिया वो एक्सपेंस है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। कोई मसला है तो बताओ, चलें आगे और बोलो। अच्छा उसके बाद अगली बात क्या कहता है जी, एंड, ये तो कैश दिया था, एंड 1 शेयर इन P फॉर ईच 10 शेयर्स ऑफ S। आज तो कमाल हो गया, इधर पेरेंट बैठा है, PTCL बैठा है, और इधर सऊदी किंग बैठा है, और हम क्या कह रहे हैं, इधर से आएंगे 10 शेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहां से जाएगा, चेक करो पावरें अपनी, ठीक है। तो अब ये वर्किंग मैंने आपको कल सिखाई थी, जरा यहाँ क्विकली कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। वहाँ पे मैं करवाता ही, लेकिन रिवीजन हो जाए, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, उसके बाद आपने ये वर्किंग 1.2 बन जाएगी ना हमारी, ये मैं वर्किंग 1.2 वहाँ पे कर लेता हूँ, चलो 1.2 जी। इस वर्किंग के अंदर मैं ज़रा थोड़ा यूनिटरी मेथड सिखा दूँ ना। मुझे बताओ P ने कितने शेयर एक्वायर किए हैं S के, P एक्वायर्ड शेयर्स ऑफ S, पहले तो ये बताओ ना मुझे। देखो ना, 500 मिलियन रुपए का शेयर कैपिटल है, तो 500 डिवाइडेड बाय 10, 50 मिलियन हो गया, इनटू जी कितना, 30 मिलियन शेयर्स। ये तो P ने एक्वायर किए, बाय किए एस के। अब P विल इशू हिज ओन शेयर्स, तो P विल इशू इट्स ओन शेयर्स, कितने जी, ये कैसे निकालेंगे, 30 डिवाइडेड बाय, अच्छा अब इधर क्या रखना है हमेशा, पेरेंट को ऊपर, सब्सिडरी को, पेरेंट क्या एक शेयर जाएगा, मिटा दे भाई जी, और सब्सिडरी के 10 शेयर्स आएंगे, तो 3 मिलियन शेयर्स, ठीक है। ये 3 मिलियन से हम एंट्री पास करेंगे। अब ये यूनिटरी मेथड होता है असल में, मैं एक दफ़ा कर देता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि 10 शेयर्स आएंगे, एक हमारा शेयर जाएगा, तो अगर एक शेयर आए तो 1/10, और अगर 30 मिलियन शेयर्स आए तो 1/10 इंटू 30 मिलियन। असल में ये कहानी चल रही होती है, लेकिन ये यूनिटरी मेथड नहीं करने बैठ जाना आपने, बस ठीक है आपको बता दिए, ओके। तो वर्किंग नंबर 1.2 ये भी हम वहीं पे फिट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ कहीं, यहाँ कर देता हूँ। वर्किंग नंबर ज़रा होनी तो वहीं चाहिए, वर्किंग नंबर 1.2 मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है जी। मैंने कहा जी P एक्वायर्ड कितने शेयर्स ऑफ S, ये डायरेक्ट लिख लो बेशक, 3 में 30 मिलियन, 30 मिलियन शेयर्स एक्वायर, 30 मिलियन शेयर्स। P विल इशू इट्स ओन शेयर्स, ये कितने हैं जी, इधर देखो जी, 30 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू
3 मिलियन शेयर। डन जी। अब ये 3 मिलियन शेयर्स की डबल एंट्री हम करते थे, कुछ याद है? अभी कल सिखाई थी। वो एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। ठीक है, कितने शेयर्स इश्यू किए हैं जी? 3 मिलियन शेयर्स इश्यू किए हैं। अब जाकर देखते हैं सवाल में कहीं पे मार्केट वैल्यू है। अब ये कल वाले लेक्चर की कहानी, ठीक है। द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ पी एंड एस एक्वायर्ड वाज, अच्छा पी की भी, एस की क्या करनी है? फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई निकालने के लिए आपको पहली तो बात है फेयर वैल्यू जब देखेंगे जब निकालनी पड़ेगी तो, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये, हाँ ठीक है चलो निकालेंगे, देखेंगे जब निकालनी पड़ेगी, तो निकालनी नहीं है असल में ना। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑन एक्विजिशन डेट कितनी है जी? पेरेंट की 25, तो 25 है और फेस वैल्यू ऊपर सवाल में गिवन है 10, तो ये जनाब 25 और इधर 10 और इधर 15। बोलो जी 75, 30 और 45। अब क्वेश्चन इज, क्या ये एंट्री हो चुकी है या ये एंट्री नहीं हुई है? हो चुकी है। ये सवाल खुद क्लियरली बताया करेगा, आज के सवाल ने बताया हुआ है, ठीक है। कल परसों के सवालों में फिर नहीं आएगा। ये क्या कहता है जी? शेयर इशू हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। तभी तो मैंने शेयर कैपिटल, पेरेंट वाला शेयर, ये पेरेंट के शेयर इशू है ना, तो पेरेंट वाला शेयर कैपिटल मैंने ब्रैकेट में इसीलिए लिखा था कि ये जो शेयर इशू किए हैं इसका ये इशू रिकॉर्ड नहीं हुआ। असल में ना अकाउंटेंट कैश की एंट्री नहीं भूलता, लेकिन इसमें ना कैश आया नहीं था, शेयर्स इशू होकर नए शेयर्स आ गए थे तो उसको समझ नहीं लगी, ठीक है ना। तो ये उसने कुछ भी नहीं किया, बस शेयर्स इशू कर दिए। हम करने लगे जो करना चाहिए, ठीक है। देखो ना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट 350 पे नजर आ रही है। 350 क्या था? जो कैश पे किया था कोई वकील को, कोई सऊदी किंग को। जो शेयर इशू किए थे वो एंट्री नहीं हुई, इसीलिए ना तो इन्वेस्टमेंट में वो डेबिट हुआ ना इधर शेयर कैपिटल में क्रेडिट हुआ। तो हम अब वो करने लगे, ठीक है, सही है। ये भी गलती है ना सेपरेट की, ठीक है। तो चलो इन्वेस्टमेंट के मसले मसाइल अब 90% सवालों में आपको नजर आएंगे जी। अब एंट्री जी 300 का कैश दिया है बेटा, 300 का कैश, तेरा कैश उत्थे ही फंसे है पुत्र। ये 300 कैश दिया, ये 300 कैश दिया, अभी यहां लिख दूंगा ना मैं। इसकी एंट्री बेसिकली क्या एंट्री किया उसने? पूरे 350 की एंट्री उसने ये की है, उसने 350 की एंट्री कर दी इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। मैं कह रहा हूं इसमें 50 ज्यादा हो गया है, उसको यहां से निकाल दो, उसको एक्सपेंस कर दो, तो बाकी 300 तो अभी भी तुम्हारा कैश ही है ना जो पे किया हुआ है तुमने। हमारा कैश नहीं पूरा हो रहा आज, समझ आई है? तो अभी यहां पे ऊपर लिख दूंगा तो आ जाएगा, ठीक है। कैश पेमेंट हो चुकी है और कैश की पेमेंट की एंट्री नहीं भूलता वो। ये डेबिट हुआ तो पड़ा इधर, कुछ ज्यादा डेबिट था, हमने वो इसमें से इन्वेस्टमेंट से निकाल के, कैश 350 से क्रेडिट हुआ है, लेकिन उसमें 300 का डेबिट इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए था और 50 का डेबिट एक्सपेंस में। अब सारा 350 का 350 इन्वेस्टमेंट में हुआ पड़ा था तो उसको सही कर लिया, ठीक है। ये कैश दिया तो है, ओके डन। मैंने ना ये फिगर उठाकर इधर लिखनी है, तो ये कैश दिया मैंने निकाला हुआ है, ये कैश जो दिया है ये यहां पर आ जाएगा अभी इंशाल्लाह, ठीक है। उसकी एंट्री हो चुकी, डन, गॉट इट। कंफ्यूजन, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हुआ है, ओके। अब जी ये एंट्री पास हुई है या नहीं हुई है? ये एंट्री पास नहीं हुई तो कर लो पास। मसला क्या है जी? 75 से इन्वेस्टमेंट डेबिट, 75 से इन्वेस्टमेंट डेबिट, 30 से शेयर कैपिटल क्रेडिट, 45 से शेयर प्रीमियम क्रेडिट। लो जी ये एंट्री भी हो गई और अब हमारी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ठीक हो गई। ये इन्वेस्टमेंट 375 रुपए इधर आ गई, इन्वेस्टमेंट इन एस। आज तो वर्किंग 1.1 से आई है ये, ठीक है बच्चे। तो 300 आ गया तुम्हारा, 300 तो एंट्री समझ आ गई ना। पहली एंट्री क्या हुई थी? इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन ज्यादा कर गया था वो एक्सपेंस,
वो जो एक्सपेंस IFRS 3 और 10 के असल में ना IAS 16 में इस तरह से होता था कि जब कोई एसेट खरीदने जाते थे तो जो भाई को जगाना जरा, IAS 16 में पता है क्या होता था, ये हमने IAS 16 IAS 40 की हमें आते पड़ी हुई, IAS 38 की, कि जब हम कोई नया एसेट खरीदने जाते थे तो जो उसके ऊपर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे होते थे ना, प्रोफेशनल कॉस्ट, लीगल चार्जेस, हम वो एसेट में ऐड करते थे। तो ये बेचारे ने कोई इतनी बड़ी गलती नहीं कि ये भी समझा कि यार सब्सिडरी खरीदने गए थे ना, तो वकील को जो पैसे दिए हैं तो वो 300 की नहीं 350 की मिली है, तो उसने एंट्री पास कर दी इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 350 से। हमने कहा नहीं 50 इसमें ज़्यादा है, निकाल दो बाहर। वो एक्सपेंस तो क्रेडिट, वो कैश तो क्रेडिट हो चुका था, हमें मसला किससे है, इन्वेस्टमेंट से इसको निकाल दो और इसको एक्सपेंस बना दो, बना लिया हमने। ओके, अब ये 375, तो ये वर्किंग आपको अब इंशाल्लाह 90% सवालों में मिलेगी। मुख्तलिफुल नस्ल मसाइल हुआ करेंगे इसमें, कहीं पे कुछ गलती इसमें ऐड होगी, जैसे निकाला, कुछ ऐड होने से रह गया वो ऐड कर दिया, ये काम करेंगे जी। इंपॉर्टेंट लाइन ये है बच्चों, ये पास पेपर के कुछ सवालों में जाकर मैं आपको ये बात दोबारा यहां से आके दिखाऊंगा। जब हम ये वाला काम करते हुए शेयर कैपिटल को नहीं छेड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट में तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट में भी वो शामिल होगा, सिर्फ ये ब्रेकअप दिखा दूंगा मैं आपको, लेकिन एंट्री नहीं करेंगे, इस तरह से ब्रैकेट में लेके जाएंगे, क्योंकि उस सवाल के अंदर इस तरह क्लियरली लिखा नहीं होगा कि शेयर इशू हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, तो अज्यूम करेंगे रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, देखेंगे सवाल के अंदर, फिलहाल ये लाइन इंपॉर्टेंट है। चलें आगे। जी बच्चों चलें आगे। अच्छा जी, अब वो कहता है ओ आप सही कह रहे थे, NCI इज वैल्यूड एट, तो फिर अब इसकी जरूरत भी पड़ गई। ठीक है, अलग अलग सोच के चलना होता है, ठीक है ना। अब शेयर्स पी के जो इशू किए थे एक्विजिशन डेट पर, वो सऊदी किंग ले गया था, ठीक है, लेकिन अब हमने इमरान खान को कहा था यार जरा अपने शेयर्स की फेयर वैल्यू निकाल दो। अच्छा, अब इसमें जरूरी नहीं है, पता है कि अब इन्वेस्टमेंट तो 375 की है, हमने कितने शेयर्स खरीदे हैं पता नहीं, शायद 300, वैसे बाय द वे 375 पे किया ना आपने टोटल, जैसे तैसे भी किया है, कुछ शेयर्स, कुछ कितने शेयर्स के लिए, कितने का एक शेयर हैं 12 पॉइंट। अब यहां पर शेयर की फेयर वैल्यू आजकल 12 है, आपने 12.5 का क्यों लिया है? बस नहीं, कंट्रोल है, कंट्रोल के पैसे होते हैं। हमने जब उसे कहना ना यार मार्केट में आप स्टॉक एक्सचेंज पे देखो आपका शेयर 12 का है, आप 12.5 का दे रहे हैं, तो कहेगा जाओ ले लो वहां से, लो जाके वहां से कितने मिलियन शेयर्स, 30 40 मिलियन, 30 मिलियन शेयर्स जाओ खरीद लो स्टॉक एक्सचेंज से। कौन देगा 30 मिलियन शेयर तुम्हें, कौन देगा तुम्हें कंट्रोल? तो है हमारी तरफ से, वहां उसके पास है ही नहीं कंट्रोल। ठीक है, तो कंट्रोल के अपने पैसे होते हैं। बहरहाल आपने ये वाला काम कभी सोचना भी नहीं है, करना भी नहीं है, बस सुकून मारे अपना काम करें जो आप कर रहे हैं। ये तो सिर्फ एक दिन सवाल आया था तो आज दूसरी दफा मैंने ये बात कर दी। ठीक है, अच्छा चले छोड़ें। NCI को किस पे रखना है जी? फेयर वैल्यू पे। अब अगर इमरान खान ने सॉरी हमने शेयर्स खरीदे 30 मिलियन, पी एक्वायर्ड 30 मिलियन, तो फिर बाकी इमरान खान के पास कितने बच गए? अब ये NCI को किस पे रखना है? फेयर वैल्यू पर। 20 मिलियन शेयर्स इंटू ₹12 पर शेयर। लो जी, ये काम भी हमने पहले कई दफा किया है। अल्लाह करे गुडविल है पता नहीं, 240 फॉरन अंदर आकर लिखो फेयर वैल्यू 240। कौन सा? हाँ मैं वैसे फेयर लिखता था, लेकिन मैं वर्किंग वन सबसे पहले लिखा था। ये मेरी वर्किंग है, आप बिल्कुल सिर्फ वर्किंग वन लिख दें और कुछ भी ना लिखें। मैंने सिर्फ इतनी सी एहतियात बताई है आपको कि बस इतनी मेहरबानी करना, पर्चे के अंदर एक तो बैलेंस शीट रिक्वायर्ड है ना, तो यहाँ पे ये एब्रीविएशन यूज नहीं करने। क्लियर कट बात सुन लें, बार बार सवाल नहीं करने। ऑनलाइन वालों आप लोगों ने भी जूम मीटिंग में आके सवाल करी जाएंगे, फिर इधर आपने कोई एब्रीविएशन यूज नहीं करना। यहाँ पे आप मंड के रखेगा, दबा के करें एब्रीविएशन यूज। लेकिन एक छोटी सी मेहरबानी मैंने कहा था ये कर देना, यहाँ पे एडजस्टमेंट अकाउंट पूरा लिख लेना नाम इसका, यहाँ पे सब्सिडरी रिटेन्ड अर्निंग्स, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये नाम पूरे लिखना। बाकी इसके अंदर कितनी चीजें हैं, हर जगह पे एब्रीविएशन यूज करो, खुल खुला के चलो, 10 10 12 12 वर्किंग्स होगी, बेशक जो मर्जी करो, लेकिन इन जो
4-5 बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, इनका नाम जरा पूरा लिख देना, बस इतनी मेहरबानी। ये भी एहतियातन कह रहा हूँ, वरना एनसीए लिखने में भी मेरा नहीं ख्याल वहां जाके नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बंदा लिख तो लेता है, लेकिन थोड़ी सी मेहरबानी ये कर देना कि इनके नाम पूरे लिख देना। ओके, अच्छा जी। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज इज गिवन बिलो। अच्छा बच्चों, मामला कुछ ऐसे है कि आज फिर हमें एक्विजिशन डेट के ऊपर फेयर वैल्यू गिवन, ये रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन नहीं है, तो अब फिर रिटेन्ड अर्निंग्स निकालने के लिए हमें वर्किंग 6 की ज़रूरत पड़ेगी। हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम बनाएंगे। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पी की मुझे ज़रूरत नहीं होती, एक्विजिशन डेट की पी की रिटेन्ड अर्निंग की ज़रूरत नहीं होती, मुझे क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग की ज़रूरत होती है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हैं। एस की मुझे क्लोजिंग की भी ज़रूरत होती है और प्री की भी होती है। प्री सवाल में वैसे गिवन नहीं थी, लेकिन इतना पता लग गया था कि 1 जनवरी 16 को पी ने एस को एक्वायर किया और 31 दिसंबर 16 पर बैलेंस शीट बन रही है जिस दिन रिटेन्ड अर्निंग्स ये हैं। तो 31 दिसंबर 16, 1 जनवरी 16, बीच में एक ही साल है। उस एक साल में एक तो इन्होंने कमाया होगा प्रॉफिट जो सवाल में गिवन है, और दूसरा डिविडेंड हो सकता था जो कि नज़र आ रहा है। अब वो कहता है हम कौन से साल में खड़े हैं, 16 में खड़े हैं, तो 5% डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड है 5% ऑफ 15, नहीं 15 का इंटरिम तो 15 में ही आ गया होगा, एंड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 10% फॉर 16। हाँ, ये हमारे लिए रेलेवेंट है, 16 का इंटरिम 16 में आता है। फाइनल से धोखा खाने वाले यहाँ गलती कर सकते थे, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है जी, वर्किंग 6 में सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, स्टेटमेंट इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम बनाना है। यहाँ बना लेते हैं वर्किंग 6 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में RE का कॉलम। अच्छा, ये ज़रूरत पड़ने पर इंशाल्लाह ज़िंदगी में आप देखेंगे ये आप पेरेंट का भी बना लिया करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जिसकी ज़रूरत है वो है S, तो मैं इसलिए सिर्फ S का बना रहा हूँ। पेरेंट का जब कभी ज़रूरत पड़ेगा तो इसी वर्किंग में यहाँ पे P आ जाएगा, एसोसिएट जब आ जाएगी यहीं पर A भी आ जाएगा, मसला नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग यही रहेगी जब कभी ज़रूरत पड़ा करेगी हमें, ठीक है। तो फिलहाल तो ओपनिंग, फिर क्लोजिंग। क्लोजिंग है जी 31 दिसंबर 2016, तो ओपनिंग होगा 1 जनवरी 2016। फिर यहाँ पर आएगा पैट ऑफ 2016 और यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड 16 का आ रहा है, ठीक है जी, तो वो भी आएगा। अब सवाल के अंदर गिवन क्या था, एस की क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, एस की क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी जी, 210। ये बैलेंस शीट 31 दिसंबर 16 की है और ये एस की रिटेन्ड अर्निंग्स है 31 दिसंबर 16 की तो है, ठीक है। फिर 2016 का नेट प्रॉफिट, 2016 का एस का 2016 का प्रॉफिट कितना है, 180, और वो कह रहा है एस ने डिविडेंड बांटा है 10%। डिविडेंड की परसेंटेज लगती है शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस पे, तो 500 का 10% एस ने बांटा। जी कितना, तो अगर वो क्या कह रहा है, पेड है, पेड लाल मार्कर नहीं है, चलो अगर वो कह रहा है पेड है तो फिर रिकॉर्डेड तो पक्की बात है, ये अकाउंटेंट वाला होता है, याद रखना जी। ये डिविडेंड सिर्फ हम तब रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर इस वर्किंग में, तब लिखते हैं जब कभी अकाउंटेंट ने उसको रिकॉर्ड किया हो। अकाउंटेंट ना किया हो तो हम भी यहाँ, क्योंकि ये अकाउंटेंट वाली वर्किंग है। अब वो लिख रहा है पेड, एस पेड, बोलो पेड है तो अकाउंटेंट भूल, पेमेंट की एंट्री अकाउंटेंट नहीं भूलता। कल वाला 12E अभी करता हूँ वो, ठीक है, 1 मिनट के लिए, आपको क्या पता क्या बात हो रही, छोड़े आप जी। तो 500 इंटू 10% कितना आता है, 50। अब ओपनिंग क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग कितना आता है, 80, तो ये 80 हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई 1 जनवरी 16 की रिटेन्ड अर्निंग्स, और यही 1 जनवरी 16 हमारी एक्विजिशन डेट भी है, तो ये प्री
कितना 80, वर्किंग नंबर 6 से आज हमने दोबारा निकाली कल की तरह से 80, और ये 80 यहाँ पे चला गया। जी बच्चों चलें आगे। नहीं, अच्छा जी, अब जरा ये एस पेड वाला मामला भी भुगताते चलें, फिर बाद में आगे चलते हैं। मुझे बताएं एस पेड, यहाँ पे कर ना लें वही वाली जरा रिवीजन दोबारा। मुझे बताएं एस की किताबों में ऑलरेडी पास्ट क्या एंट्री होगी? ऑलरेडी पास्ट कल लिखा था, याद है ना? ऑलरेडी पास्ट जी, डिविडेंड डेबिट, कैश क्रेडिट। और पी की किताबों में ऑलरेडी पास्ट, ये कल वाली रिवीजन हो रही है, ऐसे ही है, ऑलरेडी पास्ट जी, कैश डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट। ठीक है, अब कितना डिविडेंड इसने पे किया? 500 का 10% कितना? 50, और इस 50 का 60% कितना? ये तो कल वाला सवाल ही है, 30। अब ये कहाँ जाएगा? एस आर ई, और ये सी आर ई में क्रेडिट, आते आते लाल होया है, सी आर ई में डिविडेंड इनकम। ठीक है जी, तो ये ऑलरेडी पास्ट है, ये क्या है जी? ऑलरेडी पास्ट। तो फिर कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना पड़ेगा हमें? कुछ भी नहीं। कंसोलिडेशन के लिए हमने कहा था फिर डू नथिंग। इसमें हमने क्या करना है? वेव स्केल करनी है। ये क्या है जी? 12E, 12 क्वेश्चन नंबर 12 किया था ना, उसका पार्ट ई था, यानी कि वी विल किल द वेव्स। बैलेंस शीट के सवालों के अंदर अगर पेड वाला सिनेरियो आए तो वी विल किल द वेव्स, वी विल डू नथिंग इन कंसोलिडेशन। तो ये इग्नोर करने के लिए थी सवाल में एडजस्टमेंट। ठीक है, सही है, तो किल कर लोगे वेव्स। अब तो क्या करें इसका? याद है कुछ? पी ने नहीं रिकॉर्ड किया तो हम कहते थे पी को रिकॉर्ड करवाएं, और ऐसे नहीं किया तो एस से रिकॉर्ड करवाएं, दोनों नहीं किया दोनों से रिकॉर्ड करवाएं, और आपस का रिसीवेबल पेबल है तो कैंसिल करें। लेकिन 5वें सवाल में जाकर हमने बोला था पेड का सिनेरियो हो तो वी विल डू नथिंग, वी विल डू नथिंग। चलो जी, ओ मुक गया सवाल, मुक गया सवाल। Following table sets out those items whose fair value date was different from book value. These values have not been incorporated. और इन्वेंट्री, आपको कहा था कि कंसोलिडेशन के अंदर आपने हर एसेट, चाहे वो पीपी है, चाहे वो लैंड है, चाहे वो इंटेंजिबल है, चाहे वो इन्वेंट्री है, हबीबी के पास गए और हमने जाके उसको बोला ये जो तुम लैंड वैल्यू बढ़ा और ये बढ़ा और वो बढ़ा, और वो जो तुम्हारी गल सड़ रही है इन्वेंट्री पड़ी हुई, उसको तुमने अभी तक रखा हुआ है 12 पे ही, उसको आज की फेयर वैल्यू लगवाओ ना। हर चीज बढ़ा रहे हो, कम करने की तरफ भी आओ। ठीक है, वो तुम्हारा प्लांट जो मैंने कहा था चू चू फट फट की आवाजें दे रहा है, उसकी वैल्यू कम करो, अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू कम करो, तुम्हारे जो डेटर भागने का इरादा कर रहे हैं उनको जरा रीवैल्यू करो। क्या रीवैल्यू? क्या ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? क्या इन्वेंट्री के लिए भी रीवैल्यूएशन? क्या डेटर के लिए भी रीवैल्यूएशन? जाग के सुनना। क्या पूछा मैंने? क्या बोला मैंने अभी? आखिरी जुमला क्या बोला मैंने? क्या इन्वेंट्री के लिए भी रीवैल्यूएशन का लफ्ज, डेटर के लिए भी रीवैल्यूएशन का लफ्ज? आंसर इज यस। आंसर इज, भाई को जगाना, यस। आंसर इज नहीं, पीछे वाले को। क्या चक्कर है? घर करीब, गोश्त की खुमारी एडवांस में। अच्छा जी, तो भाई बिल्कुल वही वाले अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। असल में IFRS 3 और 10 ने ये रीवैल्यूएशन का हमें कहा है, वरना तो हम जो है वो इस तरह से इन्वेंट्री या डेटर्स को रीवैल्यू कभी भी नहीं करते। ठीक है, तो चलो करते हैं। आप सबसे पहले जी आप यहीं पे वर्किंग कर लें, चलें। ठीक है, ये वर्किंग नंबर हो सकती है वहां पे, चलें ठीक है जी। इन्वेंट्री 12 रुपए पर नजर आ रही है।
इन्वेंट्री वर्किंग नंबर ना 7 नहीं, 7 बुकड है जी, वर्किंग 8 है जी। मैं ये करना नहीं चाहिए ऐसे, ये ज़बानी कलामी होना चाहिए। ज़बानी कर लें, चलो इधर ही कर लो जी। इन्वेंट्री बढ़ानी है या कम करनी है? इन्वेंट्री कम करें। इन्वेंट्री पड़ी है 12 पर, ले जाओ 5 पर, तो 7 से इन्वेंट्री को कम करो। अब इन्वेंट्री क्रेडिट, अब ये क्या है आज? लॉस है, तो रीवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग 1 डेबिट और 7 से, और इन्वेंट्री क्रेडिट। ये नजर आ रहा है एंड पे? थोड़ा कम नजर आ रहा है ना, थोड़ा गुजारा हो रहा है। तुम चुप कर जाओ। रीवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग 1 डेबिट 7 से, और इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है जी, ये पहली एंट्री हो गई जी। पोस्ट कर लें इसको। रीवैल्यूएशन लॉस कितने से? 7 से, डेबिट, और इन्वेंट्री कहां पड़ी होगी? तो ये करंट एसेट्स में से भी। ये क्या आ गया जी? रीवैल्यूएशन लॉस इन्वेंट्री का। नेक्स्ट इज प्रोविजन। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 24 से कर लो 15, ओके 15 से कर लो 24, यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट बढ़ा लो, बढ़ा लो। चलो फिलहाल बढ़ाते हैं। प्रोविजन क्या? नहीं 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 बढ़ाओ। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 15 पे है, उठा के ले जाओ 24 पे। बढ़ेगी या कम होगी? बड़ी है ना। अब प्रोविजन क्या है? लायबिलिटी नेचर की चीज है, एक्सपेंस नहीं है। फिलहाल लायबिलिटी नेचर की चीज है। लायबिलिटी कॉन्ट्रा एसेट है ना, लायबिलिटी की तरह से है। तो 1 मिनट के लिए मुझे लिखने दो जरा। प्रोविजन क्या कर दो? क्रेडिट। मतलब प्रोविजन बढ़ाने को, क्रेडिट नेचर की चीज है ना, तो प्रोविजन बढ़ाओ मतलब क्रेडिट। थोड़ा इधर ले आओ। प्रोविजन बढ़ाओ मतलब प्रोविजन क्रेडिट। अच्छा, अब अगली बात यहां पर रीवैल्यू ना, बैड डेट बूड डेट नहीं, रीवैल्यूएशन लॉस ही बन रहा है इधर तो वर्किंग 1 में। कितने से? 9 से। अब ये है क्या? एक मिनट, एक बात सुनो। हम डेप्रिसिएशन को बढ़ा लें, हम उसकी एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेट डेप्शन क्रेडिट। इसको हम यूं भी तो कह देते हैं, यानी डेप्रिसिएशन का बढ़ना, एक्यूमुलेटेड डेप्शन का बढ़ना एसिड की कमी कहलाता है। इसको यूं भी बोलते होते थे हम। भाई डेप्शन को कम कर लो, तो डेप्शन कम करने की एंट्री होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। हम कह रहे हैं डेप्शन कम हो रही है, एक्यूमुलेशन कम हो रही है, एक्यूमुलेशन कम होगी, कॉन्ट्रा एसिड है तो एसिड बढ़ना चाहिए, यही है ना। अब इस एक्यूमुलेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं कि एक्यूमुलेटेड डेप्शन का डेबिट मतलब कम होना, दरअसल एसिड का बढ़ना है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहां पर आप लिखें डेटर्स। प्रोविजन बढ़ रही है, क्रेडिट। प्रोविजन का बढ़ना दरअसल डेटर्स की कमी तो है। तो एसेट जब कम हो तो ये लॉस की बात है, तो बोलो। तो डेटर्स क्रेडिट रीवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग 1 डेबिट कितने से? 9 से। तो आज नई दुनिया देखी हमने। डेबिट लॉस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। अब इसको तसल्ली से देखो, समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो। ये एडजस्टमेंट मुश्किल है जरा, वैसे समझ नहीं आती। अगर आ गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, नहीं आई तो मुझसे फिर पूछना। किसको नहीं समझ आई? जी देखो भाई, ये समझ आया? नहीं, यहां से समझ नहीं आया सही तरह से, यहां से समझो पहले, ठीक है ना। इसको तुमने कहा फजूल बात कर रहा है, इसलिए वो फिर समझ नहीं आई। ये फजूल बात नहीं थी। देखो, हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, कुछ ऐसा करो कि डेप्रिसिएशन बढ़ जाए। गलती कोई ऐसी है, सही करो। अब डेप्शन को क्या करो? ऐसा कुछ ऐसी एंट्री पास हो कि डेप्शन अब बढ़ जाए। तो डेप्शन बढ़ाने की एंट्री क्या होती है? डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। मैंने कहा यार इसको एंट्री करने का और तरीका भी तो है, डेप्शन डेबिट पीपीई क्रेडिट, ऐसे करते भी थे। तो इसका मतलब चूंकि एसिड पीपीई का कॉन्ट्रा उलट है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो पीपीई का ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्रेडिट मतलब बढ़ना, दरअसल एसिड की कमी ही तो है कि नहीं है? ये समझ आती है? या डेप्रिसिएशन को कम करो मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम, एक्यूमुलेशन डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, ये कम करने की एंट्री है डेप्शन को। मैं कहता हूं इसको एक्यूमुलेशन की बजाय पीपीई लिख लो, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्शन का डेबिट मतलब कम होना, दरअसल एसिड का बढ़ना ही तो है। अब जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
कॉन्ट्रा पीपीई है, ऐसे ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कॉन्ट्रा डेटर है। प्रोविजन क्या मतलब? शक। प्रोविजन बढ़ी मतलब शक वाले, शक बढ़ा तो डेटर्स कम ही हुए ना। प्रोविजन का बढ़ना डेटर्स को कम करता है, प्रोविजन का कम होना डेटर्स को बढ़ाता है। अब हमने कहा प्रोविजन जो बुक वैल्यू किताबों में नजर आ रही है 15 की, हमने हबीबी को कहा भाईजान आपके डेटर्स हमें लगता है 24 भागेंगे, आप तो 15 कह रहे हैं, 24 भागेंगे, प्रोविजन को बढ़ाएं। अब प्रोविजन क्रेडिट नेचर की चीज है, इसको जब बढ़ाएंगे तो प्रोविजन बढ़ने के लिए क्या होगी? क्रेडिट। तो प्रोविजन क्रेडिट 9 रुपए से, और रिवैल्यूएशन लॉस मैंने कैसे लिख लिया? डेबिट, क्योंकि प्रोविजन का बढ़ना नुकसान की बात है। मैंने कहा ऐसे नहीं समझ आता तो यूं समझ लो कि प्रोविजन का बढ़ना कितने गया? प्रोविजन का क्रेडिट मतलब बढ़ना, दरअसल डेटर्स की कमी भी तो है। तो डेटर्स एक एसेट है, एसेट कम हो तो उसका मतलब नुकसान है। तो चाहे प्रोविजन से समझो चाहे डेटर्स से समझो, बात एक ही है। ठीक है, तो एंट्री पास की हमने, रिवैल्यूएशन लॉस वर्किंग 1 में डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। जी फिर भी नहीं समझ आए किसी को तो फिर पूछ लें, पार्ट 2 शुरू कर लें।